नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के पहले और दूसरे फेज में करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न 42 शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। 42 शिफ्ट की जो यहाँ पर ई बुक है वह भी आपके लिए आ चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक और लिंक मिलेगी जिसके ऊपर आप क्लिक करके फ्री में सारे शिफ्ट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए 5 सितंबर को एक प्रश्न पूछा गया था कि मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीता है। तो इन खिलाड़ी का नाम है ईसा सिंह। आपको ध्यान रखना है कि ईसा सिंह ने महिलाओं की टीम और व्यक्तिगत दोनों कैटेगरी में आपके रजत पदक जीता। वहीं पर अगर हम लोग अनिस भनवाला और रिदम सांगवान की बात करते हैं तो इन दोनों ने 35 मीटर रैपिड पिस्टल की मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल हमारे भारत को दिलाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च ई रूपी आपका किसके ऊपर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ई रूपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान है और इसमें जो भी आपके लाभार्थी होते हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर SMS या फिर QR कोड के माध्यम से इसको भेजा जाता है। बाद में इसको ले जा करके जिस पार्टिकुलर चीज़ के लिए इसे भेजा गया है उसे लाभार्थी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। तो नाम इसका है टोयोटा मिराई। इससे पहले भी ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा नाम इसका है टोयोटा मिराई। अगला प्रश्न पूछा गया कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में हमारे देश भारत का स्थान क्या था। तो ये जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें हमारा भारत 109 देशों में 66वें स्थान पर रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीति आयोग के द्वारा जो इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई थी पिछले साल, उसके अनुसार बिहार हमारे देश का सबसे गरीब राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। आपको ये ध्यान रखना है कि मनसुख मांडविया हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं और इन्हीं के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न ये भी रिपीटेड है, 2-3 बार आ चुका है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी मेज़बानी करेगा मुंबई, जो कि आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में कोविड-19 के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस पहल को शुरू किया गया है। तो ये जो पहल है नाम इसका है संवेदना। क्या नाम है? इस पहल का नाम संवेदना है और मई 2021 में कोविड-19 के बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न ये भी 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता इन्होंने नीति आयोग के साथ में यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसका जो आयोजन है 2025 में हमारे भारत में होगा। आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर से आपके पुरुष T20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके अलावा जो अगले साल 50 ओवर के क्रिकेट का पुरुष क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने और इन्होंने फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स को हराया है।
आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 2020-21 के लिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि वर्ष 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार डॉक्टर जीमन पन्नी एमकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। बाकी अगर हम लोग भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार टोटल आपके 7 कैटेगरी में दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान था। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश का स्थान इसमें 85वां था। दुनिया के अगर हम लोग सबसे कम भ्रष्ट देशों की बात करते हैं तो डेनमार्क पहले पर है, फिनलैंड दूसरे पर, न्यूजीलैंड यहाँ पर तीसरे पर है और ये जो रिपोर्ट है उसको जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता विश्वविद्यालय कौन था। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है और हमारा जो पंजाब विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ में जो कि सबसे ज़्यादा इस पुरस्कार का विजेता है वह 2021 में भी विजेता रहा है। ध्यान रखिएगा कि 1955-56 में इस पुरस्कार की शुरुआत हमारे देश में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ये जो विधेयक है इसको जुलाई 2022 में पारित किया गया है। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपके अगस्त 2022 में पारित हुआ है और इससे पहले भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में DRDO के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है ये आपके उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि DRDO ने रूस के साथ में मिलकर के इसको डेवलप किया है और इसकी जो रेंज है वो आपकी 290 से लेकर के 450 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में IIT मद्रास में किस जल प्रबंधन नीति का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है एक्वामैप। क्या नाम है? एक्वामैप इसका नाम है और ये जो जल प्रबंधन और नीति केंद्र है इसका उद्घाटन आपके IIT मद्रास में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक जिला एक खेल के अंतर्गत किस राज्य ने 75 जिलों में खेलों का आयोजन किया है। तो 75 जिले आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। आसानी से आप लोग इस प्रश्न को कर सकते थे तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो बोल्ट्जमैन मेडल है इससे सम्मानित किया गया है दीपक धर को। किसे? दीपक धर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है और दीपक धर ये आपके पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जो 15वां एडिशन है ये कब आयोजित किया गया। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं इस साल 2022 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। टाटा समूह इसका टाइटल प्रायोजक था और विजेता इस बार रही है गुजरात टाइटंस की टीम। आप ध्यान रखिएगा कि इस साल टोटल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस जिसे आप लोग वर्ल्ड टीबी डे भी कहते हैं ये कब मनाया जाता है। तो ये हर साल होता है 24 मार्च को और इस साल का विषय था इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में PM जन धन योजना के तहत जो बीमा कवर है वो आपका बढ़ा करके कितना किया गया है। अब ध्यान रखिएगा ये जो जनधन योजना है इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना अकाउंट ओपन करवाया और उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त किया गया है और वह व्यक्ति अगर इस रुपे डेबिट कार्ड का यूज करता है तो यहाँ पर उसको 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है
और यहाँ पर फ्री में आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो है वो आपको 1 लाख रुपए तक का मिलता है। हालांकि अगर व्यक्ति की डेथ होती है तो जो भी उसके परिवार के लोग हैं उनको यहाँ पर 30,000 रुपए दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन विधेयक जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका विधेयक था इसको हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया और हमारे यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट है 1920 का, इस विधेयक के जरिए इसमें आपके संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है। तो नाम है इनका ऋषभ पंत। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें ऋषभ पंत ने सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी है। तो बात हो रही है 2022 की। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी रेट 77.7% है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने किस वर्ष तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो पिछले साल 15 अगस्त के अवसर पर जब हमारे पीएम मोदी ने लाल किले से अपना भाषण दिया था तो उसी दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी और 50 लाख टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको बनाने का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022-27 के लिए नई खेल नीति को लॉन्च किया है। तो इस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात राज्य के द्वारा 2022 से 27 के लिए एक नए स्पोर्ट्स पॉलिसी का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है। तो ये जो नैनो पार्टिकल है इसका निर्माण किया है आईआईटी कानपुर ने। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनसे फसलों को बचाने के लिए यहाँ पर आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा इस नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में 71 वर्ष की आयु में कौन से फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है सुरजीत सेन गुप्ता। तो ये आपके मोहन बागान फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के पूर्व खिलाड़ी रहे थे। अभी इस साल फरवरी महीने में 71 साल की एज में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि हमारे जल शक्ति मंत्री हैं और ये आपके राजस्थान के जोधपुर से इस समय सांसद हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। तो अगर आपसे यहाँ पर इस साल के बारे में पूछा गया होगा तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बात पिछले साल की गई होगी तो पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया था गुजरात ने। हालांकि गुजरात इस बार 6ठे नंबर पर चला गया है, लेकिन पिछले साल ये टॉप पर था। अगर हम लोग देशों के अनुसार बात करते हैं तो इस साल सिंगापुर से हमको सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला, हमेशा ही मिलता है। अमेरिका दूसरे पर है और मॉरिशस इसमें आपके तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टाटा मेडिकल और डायग्नोसिस्ट ने कौन सा किट बनाया है। तो इस किट का नाम है ओमी श्योर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओमी श्योर नाम का जो यहाँ पर किट है उसको ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग किसी और करंट अफेयर्स के टॉपिक पर 2022 के लिए ग्रुप डी के अकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 को
WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके अप्रैल का करंट अफेयर है और इसका उद्घाटन गुजरात के जामनगर में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये आपके आयुष मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की जो शुरुआत है वो किसने किया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके अलावा जो हमारा निमहंस बेंगलुरु है उसके द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये जो आपकी परियोजना है वो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL 2022 तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ओवरऑल IPL के इतिहास की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा हमारे चीकू भैया यानी कि जो विराट कोहली हैं वो अभी तक IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो IPL समाप्त हुआ है इसमें जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग विकेट की बात करते हैं तो IPL के इतिहास में ड्वाइने ब्रावो ने लिया है और इस साल सबसे ज़्यादा विकेट लिया है यजुवेंद्र चहल ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस IIT के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वराज एबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये आपके फरवरी का करंट अफेयर है और ये जो स्वराज एबिलिटी पोर्टल है इसको लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। तो ध्यान रखिएगा, IIT हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है वो आपके कौन से मंत्रालय की पहल है? तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की बात करें, ये हमारे रेलवे मंत्रालय की पहल है और इस बार के बजट में इस योजना को घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने तपेदिक के वैक्सीन के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये जो आपकी वैक्सीन है इसके लिए समझौता बायोफेवरी नाम की कंपनी से किया गया है और ये जो आपके बायोफेवरी नाम की कंपनी है वो स्पेन की है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 के लिए जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण भारत बायोटेक ने ही किया है। अच्छा, इस साल भारत बायोटेक के जो संस्थापक हैं उनको एक पद्म पुरस्कार मिला है। तो कौन सा वाला पद्म पुरस्कार मिला है और संस्थापक का नाम क्या है वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है इसका नाम है स्वामित्व योजना। आपको पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसको लॉन्च किया था और इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि 2022 में असम राज्य की सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जो कांस्य पदक है ये जीता है हमारे भारत ने। किसने? भारत ने जीता। इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया और विजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया यहाँ पर विजेता रही और मलेशिया इसमें उप विजेता रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल से संबंधित हैं? तो मिताली राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके क्रिकेट गेम से संबंधित हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 सालों से ज़्यादा का इनका कैरियर रहा है और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि 230 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ पर खोला गया है? तो इस पार्क को खोला गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं। तो नाम इनका वीरेंद्र कुमार खटीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश से सांसद हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी इस साल जून महीने में श्रेष्ठ नाम की एक योजना को भी वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में दानिश ओपन में किस खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन खिलाड़ी का नाम है वेदांत माधवन। आपको ध्यान रखना है कि अभिनेता आर माधवन के ये बेटे हैं और कोपेनहेगन में जो आपके दानिश ओपन का आयोजन किया गया, इसमें पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में दानिश ओपन ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मन ओपन 2022 में कुनलाउत विदित सरन ने पुरुष एकल में किस खिलाड़ी को हराया है। तो ये जो आपका टूर्नामेंट समाप्त हुआ, इसमें फाइनल मुकाबले में कुनलाउत विदित सरन ने लक्ष्य सेन को हराया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्य सेन ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। वहीं पर अगर हम लोग ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें, जो कि आपके 2022 में हुआ, इसके फाइनल मुकाबले में भी लक्ष्य सेन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे और यहाँ पर भी इनको रजत पदक मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर दो शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का परीक्षण किया है। तो ये जो परीक्षण है इसका नाम है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के साथ में मिलकर के इसका परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये टोटल आपके 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में टेस्ट किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया कि IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम है सनापति गुरु नायडू। क्या नाम है? सनापति गुरु नायडू इनका नाम है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये आपके पहले भारतीय बने हैं। वहीं पर आकांक्षा किशोर और विजय प्रजापति की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया। तो इस सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि परम संगणक को आईआईटी कानपुर में, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में, परम सिद्धि एआई को सीडेक पुणे में और परम प्रवेग को आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी रिपीटेड है कि वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है वो पहली बार किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है दबंग दिल्ली की टीम ने। तो पटना पायरेट्स को इन्होंने फाइनल में हराया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स की टीम ने ही जीता है। इन्होंने टोटल 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 रेसलिंग में किसे दिया गया। तो एग्जैक्ट प्रश्न रिपीट हुआ है, ये पुरस्कार मिला है रवि कुमार दाहिया को। बाकी आपको ध्यान रखना है कि 2021 में टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन कवर कितना है। तो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो कुल वन कवर है ये आपका 21.71% है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट कवर में अगर हम लोग ट्री कवर को भी मिला लेते हैं तो ये संख्या हो जाती है 24.62%। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और परसेंटेज के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किस उद्देश्य से स्मार्ट विंडोज़ को विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा ये पिछले साल यानी कि 2021 का करंट अफेयर है। और इस स्मार्ट विंडो का उद्देश्य था कि जो आपके कार्बन में उत्सर्जन हो रहा है इसमें कमी की जाए, यानी कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए
इस स्मार्ट विंडो को आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर ने डेवलप किया। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीम शामिल हुई थी। तो टोटल 10 टीमें आपकी शामिल हुई थी। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट पहली बार इस साल आईपीएल में शामिल हुए हैं। विजेता आपकी गुजरात की टीम रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा 1 से लेकर के 8 मार्च को इस साल महिला दिवस सप्ताह को मनाया गया है। वैसे आप सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ये आपके हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए किस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है उसका नाम है कवच। क्या नाम है? इस टेक्नोलॉजी का कवच नाम यहाँ पर रखा गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि 2022-23 के लिए जो हमारा बजट आया है उस बजट में ये घोषणा की गई है कि 2000 किलोमीटर का जो हमारा रेल का नेटवर्क होगा उस पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे और इसका परीक्षण आपके तेलंगाना राज्य में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है। तो पहली पेपरलेस विधानसभा की बात करें तो ये आपकी नागालैंड की विधानसभा बनी है। पहला पेपरलेस जो बजट है ये 2021 में उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया था और पहला पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो ये आपके केरल का कोच्चि हाईकोर्ट है। अगला प्रश्न देखिए फिर आ गया कि प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता है आपके दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत किया है। तो इसकी शुरुआत की गई आईबीएम के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी है उसके द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अपने ग्राहकों के लिए बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 तक की जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है। तो ये आपके प्रथम इन्फोटेक नाम का जो फाउंडेशन है उसी की ये पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, इसके डेटा के अनुसार हिंदी जो हमारी भाषा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर चीनी भाषा मंदारिन है, तीसरे पर हिंदी, चौथे पर स्पेनिश, पाँचवें पर अरबी और छठे पर आपका बंगाली है। तो ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बंगाली आपके छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 14वें राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित हुई। तो ये जो आपकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन 2022 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है और इसका नाम रखा गया है कदम। क्या नाम है? इसका नाम है कदम। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम पर है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करें 2022 के लिए सिर्फ, तो ये रिकॉर्ड इस साल बनाया है सोफी एक्लेस्टोन ने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा विकेट हमारी भारत की झूलन गोस्वामी ने लिया है और इन्होंने आपके 43 विकेट हासिल किया हुआ है। बाकी इस साल के महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है और सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर एलिसा हेली ने बनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में हरियाणा की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए
कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है इसका नाम है संजीवनी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के अप्रैल महीने में मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा ने लॉन्च किया। मई 2022 में ई अधिगम टैबलेट को इन्होंने लॉन्च किया और मई 2022 में ही चारा बिजली योजना को भी हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में यूनिसेफ इंडिया ने नीति आयोग के साथ मिलकर किसके ऊपर एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है वो आपके बच्चों के ऊपर प्रस्तुत की गई थी। नाम क्या था इसका? तो भारत के बच्चों के राज्य, बहुआयामी बाल स्थिति में भारत, ये आपके रिपोर्ट का नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय स्तर के कितने विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर टोटल 31 उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन समारोह है वो आपके IIT BHU यानी कि बनारस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय गेम में कितने स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं? तो ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है और आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि टोटल 36 प्रकार के खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। कुल टीम की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 37। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होगा और अगर हम लोग पहले राष्ट्रीय गेम्स की बात करते हैं तो ये 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा PSLV-C52 से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो मुख्य रूप से 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई। एक तो आपका रिसैट 1A है जिसे हम लोग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 कहते हैं। इंस्पायर सैट को लॉन्च किया गया और INS-2D को यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो ये जो स्कीम है उसको उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत शुरू किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके दिल्ली में निर्भया वाला कांड हुआ था उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्भया नाम से एक योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो विधेयक है अभी आपके अगस्त महीने में पास हुआ है और दिसंबर में इसको प्रस्तुत किया था अनुराग ठाकुर ने। तो आपको पता होगा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ हमारे देश के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। नाम इनका है अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार के द्वारा महिला उद्यमिता के लिए एक योजना की शुरुआत की गई? तो ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत तेलंगाना की सरकार ने किया है और इसके अंतर्गत यहाँ पर तेलंगाना की सरकार ने गूगल कंपनी के साथ में एक समझौता भी किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है हमारी गोल्डन गर्ल PV सिंधु ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगरामरुंगफान नाम की जो खिलाड़ी हैं इनको हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 2021 में भारत की किस टीम ने पदक जीता था? तो अगर हम लोग टीम वाले श्रेणी की बात करते हैं तो हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था और इसके लिए इन्होंने जर्मनी की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो टोटल आपके 7 या 8 लोग हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसमें से एक हमारी है संघमित्रा बंदोपाध्याय। क्या नाम है? संघमित्रा बंदोपाध्याय इनका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक विज्ञान में जो इनका योगदान है उसी के लिए इनको 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया और KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में GD बिरला पुरस्कार दिया जाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस महिला को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो ये जो पद्म श्री पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है, अच्छा ये तो हो गया, हाँ, किस मंत्रालय के द्वारा 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आपके 2021 से पूछा गया था, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। बाकी अगर हम लोग सिकल सेल रोग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका एक वंशानुगत रोग है जो कि आपके रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो मई में आपके तरुण कपूर नियुक्त हुए थे, अक्टूबर में आपके अमित खरे नियुक्त हुए थे। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2022 में पीएम की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें किसे नामित किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें नामित किए गए थे संजीव सान्याल। तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये डेटा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 124A है उसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे देश में सेडिशन लॉ है जिसे आप लोग राजद्रोह का कानून कहते हैं, ये आपके धारा 124A से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया फिर वही वाला कि आईपीएल 2022 में कितनी टीम शामिल थी। तो ये आपको अच्छे से पता है, 10 टीमें यहाँ पर शामिल थीं। जनवरी 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं। तो नाम इनका है उन्नति हुड्डा। आपको ध्यान रखना है हरियाणा राज्य की ये खिलाड़ी हैं। वहीं पर पुरुष एकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो किरण जॉर्ज आपके पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न फिर वही पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला गया। तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। एक प्रश्न पूछा गया कि जमशेदपुर में आयोजित महिला सैफ 18 फुटबॉल टूर्नामेंट में किसने सबसे ज़्यादा गोल किया है। तो नाम इनका लिंडा सेटो है जो कि आपके भारत देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए थे। टूर्नामेंट के विजेता की बात करें तो भारत यहाँ पर विजेता रहा है और उप विजेता बांग्लादेश की टीम यहाँ पर रही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संसद ने नवंबर-दिसंबर 2021 में कौन सा अधिनियम पास नहीं किया है। तो जितने भी आपके एक्ट दिए गए थे वो सारे इसी के बीच के थे। एक इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया गया था जो कि भारतीय संसद ने 2013 में ही पास कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा नाम इनका है रवि दाहिया। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बातार में इसका आयोजन किया गया और इसमें आपके रवि दाहिया ने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 17 मेडल जीते थे और टूर्नामेंट की पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2022 में, इसमें निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है और पिछले साल जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसमें अंशु मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में जो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो झारखंड की राजधानी जमशेदपुर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 के दौरान किस राज्य की सरकार ने बच्चों के लिए योजना को शुरू किया है। तो कई सारी आपके राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने बच्चों के लिए योजना को शुरू किया है। वहीं पर ऑप्शन में एक हरियाणा राज्य दिया गया था जिनके द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में सीबीआई ने किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। तो आपके भारत की ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है और ये आपकी है एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड की। इन्हीं के द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस वर्ष तक सबको आवास का लक्ष्य है। तो इसका टारगेट है 2024।
आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले इसका टारगेट 2022 था और अब केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया है। 25 जून 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी को घर देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का जो पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है इसको लॉन्च किया है? तो नाम इसका टोयोटा मिराई है। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है और एक बार चार्ज करने पर ये 650 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया परम गंगा सुपर कंप्यूटर से, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, IIT रुड़की में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2022 में राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो नाम इनका जगदीप धनखड़ है। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं वो आपके जगदीप धनखड़ यहाँ पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो ये आपके बजट में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। टोटल 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपके प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए एक कॉरिडोर का निर्माण भारत सरकार करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो सबसे ज़्यादा पदक जीता जैन विश्वविद्यालय ने, जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और इसी विश्वविद्यालय के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 को होस्ट भी किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में WWF इंडिया और किसके द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट संयुक्त पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जो पहल है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर के WWF इंडिया ने शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में विकसित कोविड-19 के लिए स्वकीटाणुनाशक कॉपर आधारित नैनो कोटेड एंटीवायरल जो फेस मास्क है इसकी विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस मास्क को लगा करके आप आसानी से सांस ले सकते हैं, इसे आप लोग पुनः यूज भी कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से जैव निम्नीकृत है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो 2021 में दोनों टीमों के कोच बने हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं रमेश पवार, वहीं पर अगर हम लोग पुरुष क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ इसके कोच बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो 2020 के ओलंपिक की अगर हम बात करें तो भारत ने यहाँ पर टोटल 2 रजत पदक जीते हैं। कितने? भारत ने यहाँ पर टोटल 2 रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा सिल्वर मेडल है वो मीराबाई चानू और रवि दाहिया ने जीता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में सुमित अंटिल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं सुमित अंटिल। आपको ध्यान रखना है कि 2022 में टोटल आपके 8 खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 गणतंत्र दिवस की परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के मुख्य अतिथि की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। आपको पता होना चाहिए कि 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी चीफ गेस्ट शामिल नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर और भिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इस योजना का नाम है स्माइल। क्या नाम है? स्माइल इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है इसको आपके सिडवी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए किस पोर्टल की घोषणा की गई है? तो इस पोर्टल का नाम है देश स्टैक ई पोर्टल। क्या नाम है? देश स्टैक ई पोर्टल यहाँ पर इसका नाम रखा गया है और ये आपके युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग देगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी के द्वारा किस महिला को 2021 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो महिलाओं में आपकी
स्मृति मंधना को चुना गया। पुरुषों में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास से जुड़ी हुई एक योजना है, जिसको 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ में इस साल के बजट में घोषित किया गया है और इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में फोकस राज्य कौन था? तो फोकस राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जम्मू और कश्मीर था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भागीदार देश यानी कि पार्टनर नेशन था ये उज्बेकिस्तान है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले की बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर साल इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न रिपीटेड है कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हरा करके खिताब जीता है? तो इन्होंने हराया था ध्रुव सीतावाला को। किसे? ध्रुव सीतावाला को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में भारत सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है भाषा संगम। क्या नाम है? भाषा संगम इस ऐप का नाम है। और इसको मल्टी भाषा था कि 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसमें कौन उपविजेता था? तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका अंशु मलिक है और इन्होंने अमेरिका की हेलेन लूसी को हरा करके रजत पदक इसमें जीता था। तो आपसे यही पूछा गया था कि जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पिछले साल हुई थी उसमें किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता था? तो अंशु मलिक ने जीता था और इसका आयोजन ओस्लो में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से 22 तो हमारी 8 शेड्यूल की भाषाएं हैं और 2 अलग से जो भाषाएं हैं वो आपकी राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। तो टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो पहले लोकपाल थे उनका नाम पिनाकी चंद्र घोष है। हालांकि अब ये सेवा विमुक्त हो चुके हैं और इनके स्थान पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इस समय हमारे भारत के कार्यवाहक लोकपाल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था? तो इसका नाम 2021 में बदला गया था और अब इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पिछले साल टोटल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया है? तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, इन्होंने स्थान लिया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। किसका? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है और जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरम हमारे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ये जो मिसाइल है इसका नाम प्रलय मिसाइल है। आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर ये मार कर सकती है और 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 7 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की? तो ये जो अभियान है इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये अभियान है और इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ में शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये प्रश्न आपके 17 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में आया था और इसमें हमारे देश की रैंक 131वीं थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें हमेशा से ही टॉप पर रहता है नॉर्वे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं व बच्चों के लिए अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स को लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है गोवा की पुलिस ने। किसने? गोवा की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बसवराज बोम्मई के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया गया, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक राज्य के ये सीएम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये 2 बार पूछा गया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो आपको हरियाणा में मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग सबसे कम बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेगा। अच्छा, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जनवरी 2022 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? अगला प्रश्न पूछा गया कि रेगुलर श्रेणी में किस खेल के लिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर कैटेगरी की बात हो रही है और संध्या गुरुंग हमारे बॉक्सिंग की कोच हैं। तो टोटल 5 लोगों को मिला था। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिमाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग और आपके सुब्रमण्यम रमन हैं जिनको टेबल टेनिस में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपी ओसेफ को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार इनको एथलेटिक्स के लिए मिला था। टोटल 5 लोगों को आपके इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो टीपी ओसेफ हैं, सरकार तलवार जो कि क्रिकेट के हैं, सरपाल सिंह जो कि हॉकी के हैं, आसन कुमार कबड्डी के हैं और तपन कुमार पानीग्रही आपके स्विमिंग के कोच हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये 17 अगस्त को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि 14वीं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी व एस्ट्रोफिजिक्स 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल आपके 4 गोल्ड मेडल जीते थे। आपको ध्यान रखना है कि थाईलैंड पहले स्थान पर था, रसिया दूसरे स्थान पर था और उसके बाद में हमारा जो देश भारत है वो इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय को लॉन्च किया? तो ये जो प्रोग्राम है उसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा दिवस है वो हर साल 28 फरवरी को होता है, रेयर डिसीज डे के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दिन है इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हर साल मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन जी के द्वारा 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस पैरा खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा 2022 में ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे पैरा शूटर अवनी लेखारा को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो ये पद्मश्री है इन सारे खिलाड़ियों को भी मिला है, जैसे कि नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, शंकर नारायण मेनन, फैसल अली, वंदना कटारिया हॉकी वाली, ब्रह्मानंद शंखवलकर, इन लोगों को भी पद्मश्री दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया है? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया जून 2021 में और अभी इनको एक बार फिर से 3 महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे ये प्रतिबंध लगा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। और अगर आपको याद हो तो 2018 में जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो बैंक से आपके रेयर ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपके बैंकिंग सेक्टर से भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस पैरा शूटर को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो टोटल हमारे 2 पैरा शूटर हैं, एक का नाम मनीष नरवाल है, एक का नाम है अवनी लेखारा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा हमारे जो भाला फेंक वाले हैं, मनप्रीत सिंह इंडियन पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, पीआर श्रीजेश का नाम ध्यान रखिएगा हॉकी के हैं, रवि दाहिया रेसलर, लवलीना बोरगोहेन, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मिताली राज, सुनील छेत्री और सुमित अंटिल, इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर खिताब जीता है। तो ये आपके 18 अगस्त को पहले शिफ्ट में पूछा गया था और इन्होंने हराया था ध्रुव सीतावाला को। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार औसत वार्षिक वन कवर प्राप्ति में भारत किस स्थान पर है। अगर हम लोग 2010 से 2020 की बात करते हैं तो भारत इसमें आपका तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर आपको पेरू देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारे देश में वन सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार वो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संगठन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जो विकास दर है वो 9% और 2023 के लिए 7.1% अनुमानित किया गया। तो ये अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है हमारे उड़ीसा के सीएम ने। किसने? उड़ीसा के सीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कि पेटीएम मनी द्वारा प्रस्तुत भारत का जो पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है इसका नाम क्या है। तो इस मैसेंजर का नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स इसका नाम है, जो कि पेटीएम मनी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। तो ये विधेयक प्रस्तुत किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिन्हें हम लोग सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में किसने रजत पदक जीता था। तो इन्होंने भी एक इतिहास ही रचा था और नाम इनका है शैली सिंह। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में शैली सिंह ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वैसे ये जीके का प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं उन्हीं के द्वारा 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। देखिए ये जीके का प्रश्न आ गया है, तो ये हम लोग जीके में एक बार फिर से कर लेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, ये भी जी करंट अफेयर, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। हाँ ये देखिए, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मार्च 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुशील चंद्र हमारे उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो राजीव कुमार 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन में रजत पदक किसने जीता। तो यहाँ पर जो ये सिल्वर मेडल है वो जीता है हमारे भारत के लक्ष्य सेन ने। विजेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन इसमें विजेता रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल में जो जापान है वहाँ की अकाने यामागुची ने गोल्ड मेडल जीता है। तो लक्ष्य सेन के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो हर साल टोटल आपके 7 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है और सामान्य तौर पर 2-2 लोगों को मिलता है। तो इस प्रकार से हर साल 14 लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। हालांकि पिछले साल ये पुरस्कार सिर्फ 11 लोगों को मिला था। और चिकित्सा विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर जीमन पन्नी एमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला था। CSIR इस पुरस्कार को देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी गणित में डॉक्टर अनीस घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा, इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, जीव विज्ञान में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल, डॉक्टर अमित सिंह, इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए जो 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता है केरल की टीम ने और इसने फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल को हराया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी 2-3 महीने पहले जो रणजी ट्रॉफी समाप्त हुआ है 2021-22 वाला, इसको जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। अगला प्रश्न पूछा गया
कि फरवरी 2022 में लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये महालेखा परीक्षक की बात नहीं हो रही है, ये लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है और इस पद पर नियुक्त की गई हैं। नाम इनका सोनाली सिंह है और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपके बिहार का नाम पहले स्थान पर है और सबसे कम गरीबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल में सबसे कम है, फिर गोवा है और उसके बाद आता है सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खीरे का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो कौन सा है? तो ये देश आपका है भारत। कौन है? खीरे का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो हमारा भारत देश है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में मेज़बान देश कौन था? तो ये जो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हुआ है इसमें हमारा मेज़बान देश था यूनाइटेड किंगडम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस महोत्सव के दौरान जिस भाषा के ऊपर आपका फोकस किया गया था वो हमारे पंजाब की पंजाबी भाषा थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो संयंत्र है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के खांडवा में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खांडवा में ये स्थापित होगा और इसकी स्थापना वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ग्रेन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे भारत की है जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो बैंकों के विलय आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया गया है। सिंडिकेट बैंक में आपके केनरा बैंक का विलय हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक की बात करें तो इनका बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होगा। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और पहली बार जो राष्ट्रीय खेल है ये आपके लाहौर में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में जो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था CBSE और NCERT के द्वारा। तमन्ना का मतलब है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो ये जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये खोला गया है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल राज्य में ये ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में GST कब लागू किया गया था? तो GST की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था ओमान की राजधानी मैस्कट में। लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत ही खास था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इस रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में हमारी भारतीय टीम ने कोई पदक जीता था और भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं व बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो स्कीम है ये शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में मुंबई, पुणे और नवी मुंबई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेज़बानी किया? तो ये जो खेल टूर्नामेंट है नाम इसका है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें विजेता चाइना देश रहा है 9वीं बार और इसने फाइनल में
दक्षिण कोरिया की टीम को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये समझौता इसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किया था। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फरवरी 2022 में कोंकूर एम एंटी टैंक मिसाइल के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में ही समझौता किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है संजय राजाराम को। किसे मिला? संजय राजाराम को मिला है। और टोटल आपके 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नाम इनके आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर, विक्टर बनर्जी को कला में, गुरमीत बावा को पंजाबी लोक गायन के लिए, बुद्धा देव बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, एन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग में, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला भारत बायोटेक। इसके अलावा मधुर जेफरी पाक कला, देवेंद्र झाझरिया का नाम भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इनको मिला है खेल में, पहले आपके पैरा एथलीट हैं। राशिद खान इनको कला के फील्ड में, राजीव महर्षि को नागरिक सेवा के लिए, सत्या नडेला को व्यापार और उद्योग के लिए, सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग के लिए, साइरस पूनावाला को व्यापार और उद्योग के लिए, संजय राजाराम मैंने आपको बता ही दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा में। इसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद को भी साहित्य और शिक्षा में, और वशिष्ठ त्रिपाठी को भी साहित्य और शिक्षा में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जयंती है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को हर साल। तो 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1897 में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया, और इस प्रकार ने भारत ने अपना 5वां खिताब यहाँ पर जीता है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था, और जो फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था उसमें राज अंगद बावा ये आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कोयले की स्थिति के बारे में जानकारी के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। क्या नाम है? कोयला दर्पण इसका नाम है, और जो हमारे कोयला सचिव हैं अनिल कुमार जैन, इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में एवेल फाइनेंस नियो बैंक के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है वो आपके ओला कंपनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो चाइल्ड बजट पेश किया है आपके मध्य प्रदेश की सरकार ने, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से 18 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश राज्य में, उनके लिए ये आपका जो बजट है वो डेडिकेटेड था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय एनके सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है, जिसमें एससी और एसटी समाज के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए दिया जाता है? तो ये योजना आपके तेलंगाना राज्य के सरकार की है। मार्च 2022 में किस राज्य की गोंड जनजाति को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में। आपको ये ध्यान रखना है कि गोंड के साथ साथ धुरिया, नायक, ओझा, राजगोंड, पठारी, इनको भी एसटी वर्ग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शामिल किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो ये आपके कह सकते हैं कि जुलाई के करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया। ज़्यादातर आपके प्रश्न जो हैं वो नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच ही रहे हैं। तो इसमें भारत का जो ध्वजवाहक है वो आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे ओपनिंग सेरेमनी में।
क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो निकहत जरीन बॉक्सर और टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत अचंता कमल ये आपके ध्वजवाहक थे। वहीं पर आपको मैस्कॉट भी ध्यान रखना है, पेरी द बुल ये इसका मैस्कॉट रहा था। पदक तालिका भी आप लोग देख सकते हैं। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा देश भारत इस पदक तालिका में आपके चौथे स्थान पर रहा था। हमने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 कांस्य सहित यहाँ पर 61 मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका NB रमन्ना है जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य से थे। लेकिन आपको पता होगा कि 27 तारीख को हमारे भारत के 49वें चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम है UU ललित। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक या फिर त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया है। तो इन्होंने इस साल अपना 44वां कोक बोरोक या त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया है। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो दिवस है वह इन्होंने किस दिन मनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई है। तो ये अकादमी खोली गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में ये खोली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में मणिपुर का कौन सा गांव है जो कि ODF प्लस घोषित किया गया। तो इस गांव का नाम है दक्षिणी मैबुआंग। क्या नाम है? दक्षिणी मैबुआंग इस गांव का नाम है जो कि ODF प्लस यहाँ पर घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में दूसरे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सप्ताह है वो 14 से 20 मार्च 2020 को मनाया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो हर साल 15 मार्च को होता है। वहीं पर अगर हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस विभाग को देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम के तौर पर विमोचित किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इसको वन हेल्थ कंसोर्टियम के तौर पर विमोचित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है। तो ये जो 1000वां एक दिवसीय मैच है ये खेला है हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और इसमें भारतीय टीम को जीत भी मिली थी। तो ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 2022 को भारत ने ये मैच इसी साल खेला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो ये और कोई नहीं बल्कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इसी साल मार्च में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण तो वैसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गगनयान मिशन के लिए जो विकास इंजन है उसका परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में असर ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा टोटल आपके 70.3% बच्चे हैं जिनका नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CSIR के जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की जो पहली वर्चुअल साइंस लैब है इसको किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया हमारे देश के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जिन्हें हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि NK सिंह किस फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति की किस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में जब कोविड के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसी दौरान PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी
और इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में जो भी कार्ड धारक हैं उनमें प्रत्येक परिवार के लिए 1 यूनिट राशन यानी कि पर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में 1 से 9 करोड़ के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को कितने प्रतिशत से घटाकर 7% किया गया। तो जो आपका अधिभार है वो पहले 12% था, इसको घटा करके 7% किया गया। वहीं पर अगर हम लोग न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आपका 18.5% से घटाकर 15% यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रवि मित्तल की। किसकी? रवि मित्तल आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने नौरंग सैनी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी किया। तो ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिल करके लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2022 में जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है ये किसने जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि नवंबर महीने में ये ट्रॉफी 2022 नहीं है जी 21 है। तो 21 में ये ट्रॉफी किसने जीता। तो ये जीता तमिलनाडु ने, उपविजेता आपकी कर्नाटक रही थी। और पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था 2021-22 के लिए, इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश रही थी विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है हमारी गोल्डन गर्ल यानी कि PV सिंधु ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मालविका बंसोड़ के साथ में इनका फाइनल मुकाबला हुआ था। लखनऊ में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था और यहीं पर PV सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है। तो ये जीता है हमारे पंकज आडवाणी ने। इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया और इन्होंने ध्रुव सीतावाला को यहाँ पर हराया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारती एयरटेल ने वोडाफोन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौता किया है। तो ये जो हिस्सेदारी है वो आपकी 4.7% है, जिसके लिए यहाँ पर एयरटेल के साथ में समझौता किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। तो ये जो वाहन है इसका नाम है टोयोटा मिराई और टोयोटा कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। एक बार चार्ज करने के बाद में 650 किलोमीटर के डिस्टेंस ये कवर करेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया। तो ये जो होप एक्सप्रेस है इसे महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जो खिताब है इसको जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीता है। और अगर हम लोग पुरुष युगल की बात करें यानी कि मेंस डबल की बात करें तो S रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इस पुरस्कार को जीता है, मतलब कि खिताब को जीता है। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया। तो भारतीय सेना ने जो ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है असिग्मा, या फिर इसे आप लोग आर्मी सिक्योर इंडिजीनस मैसेजिंग ऐप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत ने 1000वां एक दिवसीय जो मैच है वो किसके खिलाफ खेला था। तो ये 2 बार पूछा गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मैच खेला था। फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट की सबसे मूल्यवान बीमा के लिए LIC आपका किस स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है LIC इसमें 10वें स्थान पर था। अगर हम लोग विश्व के टॉप 10 कंपनी की बात करें तो इसमें से जो टॉप 5 हैं वो आपके चीन की ही थी। उसके बाद में पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चीन की कंपनी है वो आपके टॉप मतलब कि सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय अभिनेता ने नॉन फंजिबल टोकन्स को जारी किया है। तो ये जो NFT है इसे सबसे पहली बार जारी किया था हमारे देश में अमिताभ बच्चन ने। उसके बाद में सलमान खान, कमल हसन और रजनीकांत, इन अभिनेताओं के द्वारा भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता। तो ये वैसे जीता था मणिपुर ने, इसने रेलवे को हराया था। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा केरल में इसका आयोजन हुआ था। संतोष ट्रॉफी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये केरल की टीम ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है। तो ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसके अलावा निमहंस बेंगलुरु ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन हैं। तो भारत के जो पंचायती राज मंत्री हैं इनका नाम है गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में पंजाब और सिंध सहकारी बैंक का किस बैंक में विलय किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब और सिंध सहकारी बैंक है इसका विलय किया गया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हुआ है। वर्ष 2022 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी किसने किया। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी मेज़बानी मुंबई, पुणे और नवी मुंबई ने किया था और इसमें आपकी चाइना रही थी विजेता। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य बाल नीति को लॉन्च किया है। तो ये जो राज्य बाल नीति है इसको तमिलनाडु की सरकार ने आपके लिए अपने राज्य के लिए लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि जायडस कैडिला के द्वारा विकसित विश्व की जो पहली कोविड-19 के लिए DNA वैक्सीन है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है जाइकोव-डी। क्या नाम है? जाइकोव-डी इसका नाम है। और हमारे देश में बच्चों के लिए जिस पहली वैक्सीन को मान्यता मिली थी वह भी आपकी जाइकोव-डी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का विषय क्या था। तो 2 फरवरी को हर दिन ये दिवस हम लोग मनाते हैं और इसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर था, या शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन था। तो नाम इनका आरिफ खान है, जम्मू कश्मीर राज्य से ये आते हैं, एल्पाइन स्कीइंग के ये खिलाड़ी हैं। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल भी हमने शीतकालीन ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2021 में PSLV C51 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो ये जो सैटेलाइट है इसका नाम अमेजोनिया 1 है जो कि आपके ब्राज़ील का था। दूसरी सैटेलाइट का नाम है सिंधु नेत्रा। तो ये आपके 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 के द्वारा रिसैट 1A जिसे हम लोग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 कहते हैं, इंस्पायर सैट और INS 2D को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 2022 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था। तो इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था और हरियाणा की जो टीम है वह इसमें टॉप पर रही थी, महाराष्ट्र दूसरे पर और कर्नाटक की टीम रही थी, कर्नाटक राज्य इसमें था तीसरे पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस केंद्रीय बजट से फरवरी के आखिरी दिन की बजाय 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत हुई है। तो ये शुरुआत आपकी हुई थी 1 फरवरी 2017 को और पहली बार इस प्रकार का जो बजट है वो उस समय के हमारे वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में किस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर में खनिज के बारे में सर्वेक्षण के लिए आवंटित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा मिशन है इसका नाम है डीप ओशियन मिशन और इसी के अंतर्गत भारत जो अपने तटीय क्षेत्र के पास में समुद्र है वहाँ पर नीचे जाएगा और समुद्र के अंदर जो भी हमारे मंडल वगैरह हैं उनके ऊपर शोध का काम करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय PM किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल आपके 6 भारतीय PM हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
पीएम नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये आपके 6 पीएम हैं जो कि अपने पीएम कार्यकाल से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं। अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो इस मंत्रालय का नाम है महिला और बाल विकास मंत्रालय। 1 अप्रैल 2022 को इसने नोटिफिकेशन जारी किया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सीबीआईसी ने आयातित पाम ऑयल पर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 7.5% से घटाकर कितना किया है? तो ये इन्होंने कर दिया है 5%। पहले रेट 7.5 था, इसको घटा करके 5% किया है। वहीं पर केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसको 8.25 से घटाकर 5.5% किया गया। अगला प्रश्न है कि नई मंजिला योजना के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने माह की ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसमें जो ट्रेनिंग है वो आपके 9 से 12 माह तक की होती है और 8 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम उन्नति हुड्डा है और ये हमारे हरियाणा राज्य की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलीट के द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन आपके मुंबई में होगा जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हमारे देश में होगी। पहली बार कब हुआ था इसके बारे में नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस पैरा एथलीट को पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम देवेंद्र झाझरिया है। मैंने आपको बताया भी था कि ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भी ये हमारे देश के पहले पैरा एथलीट हैं और आपको ध्यान रखना है कि 2004, 2016 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता और पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ में 695 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो हमने नेपाल के साथ में किया है। पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे और उसी दौरान उन्होंने आपके अरुण नदी के ऊपर जो अरुण 4 नाम का प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर समझौता किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के तहत प्रावधानों को कब अधिसूचित किया गया? तो ये नोटिफाई किया गया आपका 28 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी पहली स्वदेशी कोविड-19 किट है इसका नाम क्या है? तो इस किट का नाम है एलिसा परीक्षण किट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी किट है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा डेवलप किया गया। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के परिवार कोड को कानूनी अधिकार देने के लिए परिवार कोड संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए था जिसको आपके संसद में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है? तो ये इन्होंने जारी किया है नीति आयोग के साथ में मिलकर के। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस या भारतीय महिला दिवस है ये आपका 13 फरवरी को होता है क्योंकि सरोजिनी नायडू जी का जन्म होता है आपके 13 फरवरी को और इसीलिए हम लोग 13 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को होता है। वहीं पर अगर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस की बात करें तो ये 11 फरवरी को होता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 जो है ये कुश्ती में किसे दिया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि 2002 में शुरू हुआ था ये किसी भी खिलाड़ी को उसके आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है और ये मिला था सज्जन सिंह को। वहीं पर केसी लेखा को बॉक्सिंग में, अभिजीत कुंते को चेस में,
दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी में, विकास कुमार को कबड्डी में और सज्जन सिंह को मिला था रेसलिंग में। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को हर साल ये दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जियो ने 6G में शोध में तेजी लाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता जियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ में किया है, जो कि फिनलैंड का एक विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था गो डिजिटल गो सिक्योर। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के द्वारा इसको मनाया जाता है और इसका जो डेट है वो हर साल फिक्स नहीं होता है। हालांकि इसे हम लोग वीक कहते हैं, लेकिन ये 5 दिनों के लिए ही होता है। और 2022 की बात करें तो ये आपके 14 से 18 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहां पर कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया है असम के जोरहाट में। कहां पर? असम के जोरहाट में इसको कमीशन किया गया। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है, ये आपके आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 में वर्ष 2022 तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो टोटल संशोधनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए 7। 1949, 1950, 1951, 1954, 1970, 76 और 87 में इसमें संशोधन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टोटल इसमें 7 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 25 अगस्त को तीसरे शिफ्ट में, यानी कि पहले फेज की जो आखिरी शिफ्ट थी, कि फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया? तो परम प्रवेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया। परम गंगा की बात करें तो IIT रुड़की में, परम संगणक की बात करें तो IIT कानपुर में, परम शक्ति आपके IIT खड़गपुर में, परम सिद्धि ये आपके सीडिक में स्थापित किया गया। विश्व जल शक्ति दिवस जो है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम नरेंद्र बत्रा था और अनिल खन्ना को उसके बाद कार्यवाहक कार्यभार मिला हुआ है। हालांकि अभी 1 या 2 दिन पहले इसके परमानेंट कोई अपॉइंट हो चुके हैं। नाम अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। 1 या 2 दिन पहले की ही करंट अफेयर है। अगला प्रश्न पूछा गया फिर वही कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहां पर थी? तो सबसे ज़्यादा आपके हरियाणा में थी, सबसे कम आपके तेलंगाना में थी और भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो आपकी 6.57% थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड विदा को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हीरो मोटो कार्प ने। किसने? हीरो मोटो कार्प के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 में सदन की लाइव कार्यवाही को देखने हेतु अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया जो ऐप है इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस बैंक के द्वारा सुनवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो योजना है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है और इनके द्वारा उड़ीसा में इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस